तो ये 5600 GT का पीसी बिल्ड सिर्फ मैंने बिल्ड किया है 21,000 में, वो भी 16 GB रैम के साथ में। और आप इस पीसी पर फ्री फायर जैसा गेम 100+ FPS के साथ में खेल सकते हो, और वैलोरेंट जैसा गेम आप 130+ FPS के साथ में खेल सकते हो इस पीसी पर। सिर्फ यही 2 गेम नहीं, मैं आपको इस पीसी पर और भी कई सारे गेम्स टेस्ट करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल GTA 5 हो गया, Forza Horizon 5 हो गया, और भी कई सारे गेम्स मैं आपको इस पीसी पर टेस्ट करवाऊंगा। और अगर आप इस पीसी पर एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो ये पीसी आपको 21,000 रुपए के बजट के अंदर में तगड़े लेवल की एडिटिंग करवा देगा। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर पार्ट्स कौन कौन से यूज करने वाला हूँ। तो प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूँ Ryzen 5 5600 GT, और ये प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है। बाकी इस प्रोसेसर के अंदर आपको Vega 7 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आप इस प्रोसेसर पर बिना ग्राफिक कार्ड के गेमिंग कर पाओगे। मतलब इसके प्रोसेसर का इंटीग्रेटेड Vega 7 ग्राफिक्स इतना कैपेबल है कि आपको ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करवा देगा, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड के। वहीं अगर मैं इसके प्रोसेसर का Vega 7 ग्राफिक्स को कंपेयर करूं GT 1030 ग्राफिक कार्ड के साथ में, तो इसका Vega 7 ग्राफिक्स ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा गेमिंग में। तो अब इस प्रोसेसर के बेस और बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 GHz और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.6 GHz। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये प्रोसेसर आपको आराम से 11,500 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूं वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में यूज करने वाला हूं गीगाबाइट का B450 मदरबोर्ड। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मदरबोर्ड आपको 4,500 से 5,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो अब इस मदरबोर्ड के थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। इवन इसका प्रोसेसर भी DDR4 रैम को ही सपोर्ट करता है, DDR5 रैम को सपोर्ट नहीं करता है। और इसके मदरबोर्ड में आपको एक Gen 3 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और ग्राफिक कार्ड के लिए आपको PCI Extension स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आप इसके मदरबोर्ड पर Gen 3 तक के ग्राफिक कार्ड आराम से पेयर कर सकते हो। अगर आप Gen 4 ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तब आपको थोड़ा बहुत बॉटलनेक देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं ये मदरबोर्ड कौन कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है AMD के 5000 सीरीज तक के प्रोसेसर को। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है रैम। तो रैम में यूज करने वाला हूँ 88 GB के 2 रैम स्टिक। टोटल में 16 GB DDR4 रैम यूज करने वाला हूँ, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। और मैंने नॉन हीटसिंक वाली रैम यूज किया है, क्योंकि नॉन हीटसिंक वाली रैम थोड़ी सी सस्ती होती है कंपेयर टू हीटसिंक वाली रैम से। बाकी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप हीटसिंक वाली रैम भी ले सकते हो। और हाँ, एक जरूरी बात, आपको रैम हमेशा ड्यूअल चैनल में लगाना है। खासकर आपको एपी वाले बिल्ड के अंदर आपको रैम को ड्यूअल चैनल में लगाना ही लगाना है। अगर आप ड्यूअल चैनल में रैम को नहीं लगाओगे तब आपको गेम के अंदर बहुत कम एपीएस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एपी वाले बिल्ड के अंदर में आपका रैम ही एज अ वीरैम वर्क करता है गेम के अंदर में। तो जितना ज्यादा आपका रैम होगा आपको उतना ज्यादा बेटर एपीएस देखने को मिलेंगे गेम्स के अंदर में। और जो बंदे सिंगल स्टिक 16 GB रैम लगाने का सोच रहे हो तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आपको दोनों रैम स्लॉट में 88 GB की 2 रैम स्टिक लगाना पड़ेगा, तभी आपको गेम्स के अंदर में अच्छा एपीएस देखने को मिलेगा। और ये बात तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 128 GB की SATA SSD मैं यूज करने वाला हूँ। और मेरा बजट कम था इसलिए मेरे को 128 GB की SATA SSD यूज करनी पड़ रही है। और आप 128 GB की SATA SSD के अंदर आप GTA 5 इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपका विंडोज इंस्टॉल हो पाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 500 GB की Gen 3 NVMe M.2 बाय करो, और तब आप 500 GB की स्टोरेज के अंदर में आराम से 3 से 4 गेम इंस्टॉल कर पाओगे। वहीं अगर मैं 500 GB की Gen 3 NVMe M.2 के प्राइस के बारे में बात करूं तो वो आपको 3,000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा तो बजट सिर्फ 21,000 रुपए है, तो इसलिए मैं 128 GB की SATA SSD यूज करने वाला हूं। तो नेक्स्ट और जो लास्ट कंपोनेंट मैं इसके अंदर यूज करने वाला वो है कैबिनेट विद इनबिल्ट पावर सप्लाई। वहीं अगर मैं इसके कैबिनेट विद इनबिल्ट पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 1500 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब देखो, मेरा तो बजट कम था इसलिए मेरे को बेसिक पावर सप्लाई और बेसिक कैबिनेट लेना पड़ा है। बट अगर आप थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हो इस पीसी पर, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा बेटर पावर सप्लाई ले लो और साथ में एक अच्छा सा RGB वाला कैबिनेट भी ले सकते हो। अब देखो, मेरा तो बजट सिर्फ 21,000 रुपए है, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट। तो अब बात कर लेते हैं ये पीसी मैंने कहाँ से बाय किया है। तो ये पीसी, तो अब यहाँ पर मैंने अपने पीसी को सेटअप कर दिया है। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैं इस पीसी पर रन करने वाला हूँ वो है एडिटिंग टेस्ट। और एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ फिल्मोरा 14 का। और इसकी टाइमलाइन पे जो फुटेज है वो 4K 60 FPS की फुटेज है। अब मैं 4K 60 FPS की फुटेज इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इस पीसी का रियल परफॉर्मेंस चेक कर सकूं। वही बात करूँ एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पीसी के साथ में, तो आप 4K 60 FPS की फुटेज आराम से एडिट कर सकते हो। और ऐसा कुछ मेरे को टाइमलाइन में कुछ लैग वैग देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो बात अलग है, जब आप मल्टी लेयरिंग की एडिटिंग करोगे तब शायद आपको लैग देखने को मिले। वहीं अगर आप बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग या फिर इंस्टा रील एडिट करने वाले हो तब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आप VFX वाला काम करने का सोच रहे हो तो आप इसके ऊपर नहीं कर सकते हो। जब तक आप GPU नहीं लगाओगे तब तक आप इस पर VFX वाला काम बिल्कुल भी मत करना। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी पर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वो एक एंड्रॉइड बेस्ड गेम होने वाला है। आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, तो वो गेम है फ्री फायर। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर। और वही बात करूँ इस गेम को मैं कौन से एमुलेटर पर रन करने वाला हूँ, तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ BlueStack 5 एंड्रॉइड 11 64 बिट पर। और लगे हाथ आप लोग मेरे एमुलेटर का सेटिंग भी देख लो। तो अभी यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है और स्टार्टिंग में हमें 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं नीचे उतर चुका हूँ और नीचे उतरने के बाद मुझे 70 से 80 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है हमारा। वही बात करें फाइट के टाइम पर हमें कितने FPS देखने को मिलेंगे, तो फाइट के टाइम पर आपको आराम से 60 से 70 के बीच में FPS देखने
देखने को मिलेंगे। और हाँ, फाइट के टाइम पर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहेगा आपका। और उसके बाद मैंने एक लोन वुल्फ गेम स्टार्ट कर दिया है और लोन वुल्फ गेम के अंदर हमें आराम से 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ वैलोरेंट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई ग्राफिक्स पर। वही बात करें 1080p हाई ग्राफिक्स पर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो 1080p हाई ग्राफिक्स पर हमें आराम से 150 FPS देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप 200+ FPS अचीव करना चाहते हो तब आप अपने ग्राफिक्स को थोड़ा सा डाउन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक्स क्वालिटी को मीडियम या फिर लो पे सेट कर लेना, तब शायद आप 200 FPS अचीव कर सकते हो। और यार गेम को हाई ग्राफिक्स पे रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा है हमारा। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ फॉर्जा होराइजन 5 और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p लो ग्राफिक्स पर। और 1080p लो ग्राफिक्स पर हमें 50 से 55 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले है हमारा। तो नेक्स्ट गेम मैंने रन किया है GTA 5 और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p नॉर्मल ग्राफिक्स पर और एडवांस ग्राफिक्स को ऑफ करके रखा है। और 1080p नॉर्मल ग्राफिक्स पर हमें आराम से 60 FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले है हमारा। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स 1080p नॉर्मल से चेंज करके 1080p हाई पे सेट कर दिया और 1080p हाई ग्राफिक्स पर हमें 45 से 50 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कि आपको ये पीसी 21,000 रुपए के बजट के अंदर में बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। हाँ, आपको ये पीसी 21,000 रुपए के बजट के अंदर में जरूर से बाय करना चाहिए। बस इस पीसी का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आप इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पर सिर्फ बेसिक लेवल की गेमिंग कर पाओगे। बट इन फ्यूचर अगर आप इस पीसी के साथ में कोई तगड़ा सा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो, फॉर एग्जांपल RX 6600 या फिर RTX 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो, तब आप इस पीसी पर आराम से मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स को खेल पाओगे। सो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूं। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। और हो सके तो आप मेरे इंस्टा पेज